हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट की थी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये क्लास 11 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब अगर हम बात करें, इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशंस कैसे होती है, आयनिक बॉन्ड के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड स्टेबल कैसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो गेन और लूज क्यों करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन। एक तो थी आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज करने में उतनी ही ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। ठीक है। सेकंड हमने किया था, जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन इजी से क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड हमने किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कोई एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा है उसमें से एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी और वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब दो आयंस कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो होती है लैटिस एनर्जी। ठीक है। अब लैटिस एनर्जी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो सब हमने किया था। आज अगर हम बात करें, हमने बोला कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, ये तो ना वो फॉर्म कैसे होता है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देगी, फॉर्मेशन देगा, बोन हैबर साइकिल हमें बताएगा ये आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये हमें बताएगा कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशंस कैसी होती है। इट टेल्स अबाउट द फॉर्मेशंस ऑफ आयनिक बॉन्ड। सेकंड, ये हमें किस लॉ के ऊपर बेस होता है, ये हेस लॉ के ऊपर बेस होता है। किस लॉ के ऊपर बेस होता है, हेस लॉ के ऊपर ये बेस होता है। ठीक है। अब हेस लॉ होता क्या है, वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स में आएगा हेस लॉ, लेकिन अभी हम कर लेते हैं कि हेस लॉ होता क्या है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए है, कोई हमने एक रिएक्टेंट है, एक सब्सटेंस है ए, इससे हमने क्या बनाया डी। एक रिएक्टेंट है ए से हमने क्या बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया डी। अब इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे एनर्जी दी डेल्टा एच। यहाँ तो एक स्टेप ये है, हमें जो बनाना है हमने उसको वो एनर्जी दी और हमारे पास क्या तैयार हो गया, प्रोडक्ट प्रिपेयर हो गया। सेकेंड मेथड क्या है कि हम पहले ए से क्या बनाएंगे बी। यहाँ पे बी बनाने के लिए हमने एनर्जी दी, बी से हम क्या बनाएंगे सी, यहाँ पे हमने एनर्जी दी, सी से हमने बना लिया डी, यहाँ से हमने इसको एनर्जी दी। तो इसने क्या कहा था, जो टोटल एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है डायरेक्ट ए से डी बनाने में, वो एनर्जी और जो ये स्टेप्स में हो रही है ये जो एनर्जी रहेगी वो इक्वल रहेगी। ये जो स्टेप्स में हो रही है वो जो एनर्जी रहेगी वो इक्वल रहेगी। ठीक है। मैंने क्या बोला कि हमारे पास कोई एक कंपोनेंट है ए से हमने डी बनाना है, तो हमें डायरेक्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ से कहीं जाना, जैसे यहाँ से हमें ना बस स्टैंड जाना है, तो यहाँ तो डायरेक्ट मेथड है कि डायरेक्ट चले जाओ, अब जिस रास्ते से जाते हो वहां चले जाओ। एक तो ये हो गया। सेकंड, मतलब पहले आप कहीं और गए, मतलब घूम घूम के जाना है आपको, वो तो एनर्जी उतनी ही यूज होगी हेस लॉ के अकॉर्डिंग, चाहे आप जिस भी रास्ते से जाओ, चाहे तो आप सीधे रास्ते से जाओ, जिस रास्ते से आप जाते हो उस रास्ते से जाओ, या आप घूमकर कहीं जिस मर्जी रास्ते से जाओ, एनर्जी उतनी ही यूज होगी अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। ठीक है। अब बोन हैबर साइकिल क्या होती है, इसने क्या बताया था कि NaCl होता है, तो उस NaCl की फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, सोडियम क्लोराइड का कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड Na और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। और इस आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम किस फॉर्म में है, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है। सोडियम हमारे पास किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। सबसे पहले हमें करना है सॉलिड को लिक्विड, सॉलिड को गैस में चेंज। गैस फॉर्म में हम यूज करेंगे ना, सॉलिड को फॉर्म में थोड़ी ना यूज करें। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट हमने गैस बनानी है तो उसको बोलेंगे हम सब्लिमेशन। तो यहाँ सोडियम गैस में कन्वर्ट हो गया, सब्लिमेशन, सॉलिड कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू गैस, सब्लिमेशन। यहाँ पे हमने इसको एनर्जी दी कन्वर्ट करने के लिए।
ठीक है। अब गैस से हमें बनाने हैं आयंस, सोडियम से हमें बनाने हैं आयंस। अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, सोडियम की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। हमें इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो कौन सी एनर्जी होती है? आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो होगी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर भी हमने एनर्जी दी इसको पॉजिटिव, क्योंकि हम एनर्जी इनको दे रहे हैं। मैंने क्या बोला आपको? सब्लिमेशन क्या होगा? हमें सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है? गैस में चेंज करना है। सॉलिड को जब हम गैस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ रही है। ठीक है, गैस को हमने आयंस में चेंज करना है। सोडियम जो गैस फॉर्म है उसको आयंस में, मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तभी वो आयंस में चेंज होगा ना। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तभी Na+ बनेगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी। तो इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए आइसोलेटेड एटम में से। Na+ तैयार हो गया। सेकेंड हमने क्या डाला इसमें? क्लोरीन, Cl2। अब क्लोरीन के बीच को बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस बॉन्ड के ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। ठीक है, अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे हम हाफ, ठीक है, तो हमारे पास बन गया क्लोरीन एटम। अब इसमें हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ऐड कराया। इलेक्ट्रॉन ऐड कराना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि हमने, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 287 होगी। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऊपर से जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलरेडी हाई है। इलेक्ट्रॉन हम ऐड करा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो इसकी यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है जब ये Cl- आयंस में चेंज होगा, तो यहाँ से एनर्जी क्या होगी? रिलीज। और ये कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और यहाँ से एनर्जी क्या होती है? रिलीज। इस वजह से ये जो डेल्टा H4 आएगा ये आएगा नेगेटिव। अब तक तो हम एनर्जी एब्जॉर्ब करा रहे थे और अब एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, तो ये क्या होगी? नेगेटिव। अब Na+ और Cl- जब कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद क्या बनेगा? NaCl। यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज एनर्जी बोलते हैं ना इसको। और ये हमने टोटल डेल्टा H दिया इसको। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या होता है? जब दो आयंस कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो, या तो मेथड है कि ऐसे आप प्रिपेयर करो NaCl, या मेथड है डायरेक्ट आप एनर्जी तो डायरेक्ट NaCl प्रिपेयर करो। ठीक है, तो जो एनर्जी हमारे पास है, जो ये डेल्टा H होगा, ये क्लियर हुआ? क्या किया हमने? सॉलिड लिया था सोडियम हमने एक सॉलिड फॉर्म में लिया था सोडियम, उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट कराया विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन। अब जो ये गैस फॉर्म है, गैस से हम आयंस बनाएंगे तो हमें क्या देनी पड़ेगी? यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वो होगी आयनाइजेशन एनर्जी। अब Na+ आयंस बना, क्लोरीन का बॉन्ड को ब्रेक करना है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से क्लोरीन, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है। ऐड कराने के बाद यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? रिलीज। तो ये डेल्टा H यहाँ पे नेगेटिव होगा। और जब Na+ और Cl- आयंस कंबाइन होते हैं, आयंस जब कंबाइन होते हैं तो जो ये NaCl बनता है तब भी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो लैटिस एनर्जी बोलते हैं, तो ये भी यहाँ पे नेगेटिव आएगी। मतलब जो ये टोटल है हमारे पास, जो टोटल डेल H है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इन सब एनर्जी के इक्वल आएगी।
इनका मतलब यहाँ से जो एनर्जी यूज हुई है ना, ये जो स्ट्रेस में एनर्जी यूज होगी वो इक्वल आएगी जो हमने डायरेक्ट उसको एनर्जी दी। ठीक है, ये होती है ब्रोन हाइपर साइकिल। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो ये आयनिक बॉन्ड होता है इसकी क्या मतलब किस किस पे ये डिपेंड करता है, आयनिक बॉन्ड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, आयनिक बॉन्ड क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जो आयंस हो, जो हमने अभी NaCl बॉन्ड देखा, जो NaCl बॉन्ड होता है Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक तो जो ये गैस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में हमें मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ये हो गई, सॉलिड फॉर्म में होते हैं और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाई क्यों होगा, क्योंकि हमें इनके बीच के बॉन्ड को, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और हमें क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी, इस वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। और अगर इनकी बात करें, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं या नहीं होते, ये क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। जो पोलर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl है, ये वाटर में सोल्यूबल होगा। कैसे, वाटर में जाने के बाद ये वाटर में तभी सोल्यूबल होगा अगर हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, तभी ये वाटर में डिसॉल्व होंगे, अदरवाइज ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। बस तो ये हो गया, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी तो वही है कि ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम बॉन्ड बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो लैटिस एनर्जी होगी। और हाइड्रेशन एनर्जी कौन सी होती है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एनर्जी होगी वो होगी हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर हाइड्रेशन वाटर की एनर्जी ज्यादा है तभी इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाएंगे। ठीक है, तभी ये वाटर में सोल्यूबल होगा। अब अगर हम बात करें NaCl है, एक तरफ यहाँ Na पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको चारों तरफ से कौन सराउंड करेंगे, OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन इसको चारों तरफ से, और यहाँ पर इसको ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव आयन। अब अगर इनकी एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो वो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ना। सेकंड, जो वाटर होता है, वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इस बॉन्ड को ब्रेक, मतलब जिसकी हेल्प से ये बॉन्ड है, सेंटर वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। तो जिसका वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हाई होता है, तो वो इजिली इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है। तो इस वजह से ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड, वो वाटर में सोल्यूबल होंगे। और लाइक CCl4 होता है, इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो वीक होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनका क्या होगा, ठीक है, हाइड्रेशन, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा, मतलब कि ना इसको, ये जो वाटर है, आयंस है, आयंस वाटर के साथ रिएक्ट, मतलब वाटर आयंस है नहीं, Na+ आयंस है, इस वाटर के साथ इनकी इंटरेक्शंस क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, आयंस इसी से ब्रेक डाउन हो जाएगा। इनका सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, इस वजह से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सेकेंड, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, आयंस जब वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी होती है। हाइड्रेशन एनर्जी वाटर की जो एनर्जी होती है, मीन्स आयंस NaCl हमने वाटर में डाला, वाटर में डालने के बाद वो किस में ब्रेक होगा, Na+ और Cl- आयंस में। तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, और सेकेंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनका हाई होगा, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में इस बॉन्ड को वीक कर देंगे और ये बॉन्ड इजीली से ब्रेक हो जाएगा, इस वजह से वाटर में सोल्यूबल होते हैं। CCl4 का वाटर के साथ, मतलब इनका
बॉन्ड ना वीक, मतलब इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना वो लो होता है, वो इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, लो होता है, तो ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, सोल्यूबल की अगर हम बात करें, सोल्यूबल कौन से होते हैं, सोल्यूबल कौन से होंगे, NaCl को हमने वाटर में डाला, आयंस में ब्रेक डाउन हुआ, आयंस और वाटर के इंटरेक्ट करेगा, जब एनर्जी रिलीज होगी, उसको हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हुई लैटिस एनर्जी से, तभी ये बॉन्ड को ब्रेक कर पाएंगे। अब इन आयंस को जब हम वाटर में डाल रहे हैं, वाटर जो सोलवेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है वही इस बॉन्ड को वीक कर पाएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा, तो इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हाई होता है वाटर का, इस वजह से सोल्यूबल होते हैं। CCl4 इंटरेक्ट करेगा जब वाटर के साथ, उसका CCl4 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, वीक होता है, इस वजह से ये वाटर नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है।